तारा और दर्शन एक स्कूल खोलने के लिए एक जमीन खरीदते हैं जो उन्हें बहुत कम दामों में मिल जाती है। उस जमीन पे पहले से ही एक मकान का ढांचा बना हुआ है जिसको थोड़ी मरम्मत की जरूरत है और आनन फानन में वो उस मकान की मरम्मत करवा के अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत जल्दी वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। पहली ही रात उन्हें एक व्यक्ति सफेद कपड़ों में अपने मेन गेट के अंदर झांकता हुआ दिखाई देता है। जब दर्शन गेट तक पहुंचते हैं तो दूर दूर तक उन्हें वहां और कोई दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन उनकी बेटी नैना अपने ही भाई सुजीत पर कुल्हाड़ी उठा के हमला कर देती है। नैना ने ऐसा क्यों किया? क्या नैना ने ऐसा किया या उसके अंदर कोई और था जिसने ये किया? वो आदमी जो सफेद कपड़ों में उनके गेट के अंदर झांक रहा था वो कौन था? क्या वो एक आदमी था या कुछ और? जानने के लिए देखिए पूरी स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिस तरीके का प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को विजिट करके स्टोरीज को देख कर चले जाते हैं और वीडियोस को ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही स्टोरीज लाती रहूंगी। अगर कोई कमी पेशी यहाँ पर रह जाती है तो प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है और जिस तरीके का प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी की। तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आप यहाँ इस चैनल पे हैं इसका मतलब डेफिनेटली आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या पैरानॉर्मल स्टोरीज में इंटरेस्ट है। आप चाहे इन्हें रियल इंसिडेंट्स माने या ना माने, एंजॉयमेंट के लिए सुने, लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं तो इसे एंजॉय जरूर कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक मैं आप सभी लोगों से चाहती हूँ, आप मुझे ये जरूर बताइए कि वीडियो में मैं जो साउंड इफेक्ट्स डाल रही हूँ वो साउंड इफेक्ट्स आप लोगों को सुनना पसंद है या नहीं। कई लोगों को स्टोरी साउंड इफेक्ट्स के साथ बहुत पसंद होती है, कई लोगों को बिना किसी आवाज के स्टोरी अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली साउंड इफेक्ट्स इतने अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मुझे स्टोरी की तरह सुनना पसंद होता है, इसीलिए मैं स्टोरी के साथ कोई वीडियो कनेक्ट नहीं करती अनटिल अनलेस मैं खुद से शूट किया आपको कोई रियल वीडियो ना दिखा पाऊं। तो बताइएगा जरूर ये कि साउंड इफेक्ट्स आप लोग पसंद करते हैं या नहीं। अब चलते हैं स्टोरी में आगे। तारा और दर्शन फर्रुखाबाद में रहने वाले एक बहुत ही साधारण सा परिवार को बिलोंग करते हैं। लोअर मिडिल क्लास लोग आप उनको बोल सकते हैं, मतलब दाल रोटी चल रही है, बट जैसे एक मिडिल क्लास इंसान लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करता है वैसा सा कुछ नहीं है। दर्शन पेशे से एक वकील है जिनकी वकालत बहुत नहीं चलती बट थोड़ा बहुत कमाई उनकी हो जाती है। और तारा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, उनकी सैलरी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इनके दो बच्चे हैं, एक 16 साल का लड़का है जिसका नाम है सुजीत और 14 साल की बेटी है जिसका नाम है नैना। आमदनी लोगों की कुछ ऐसी है कि घर का गुजारा ठीक ठाक तरीके से चल जाता है लेकिन कोई सेविंग्स नहीं हो पाती, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बच पाता है। जैसे तैसे इन लोगों ने थोड़ी बहुत सेविंग करके रखी है बट वो उसी लिए है कि एक जरूरत पे काम आएगी। जो दर्शन है वो 4 भाई हैं और चारों ही भाई अलग अलग जगहों पे सेटल्ड हैं। फर्रुखाबाद में सिर्फ दर्शन रह रहे हैं और उनकी फैमिली है। चारों भाइयों का मिलना जुलना साल में कभी एक आधा बार होता है। फर्रुखाबाद के पास ही एक गाँव में इनकी पुश्तैनी जमीन है जिसमें इन चारों भाइयों का शेयर है और अब फर्रुखाबाद में सिर्फ दर्शन रह रहे हैं तो जमीन की देख रेख भी नहीं हो पाती। इस वजह से ये चारों भाई निर्णय करते हैं कि जमीन को बेचकर अपना अपना शेयर ले लेना चाहिए। इन लोगों के बीच में बातचीत होती है और वो जमीन बिक जाती है और चारों भाइयों के हिस्से में 5-5 लाख रुपए आते हैं। मतलब जो जमीन है वो 20 लाख रुपए की बिकती है और चारों भाई अपना शेयर ले लेते हैं। तारा और दर्शन बहुत टाइम से विचार कर रहे थे कि घर की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नया करना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और खर्चे भी बढ़ेंगे ही, तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और जमीन बिकने के बाद जब दर्शन के पास 5 लाख रुपए आ जाते हैं और इनके बैंक में भी कुछ सेविंग होती है तो ये लोग डिसाइड करते
कहते हैं क्यों ना हम एक छोटा सा स्कूल खोलें। वो वैसे स्कूल नहीं होते जैसे नर्सरी से लेके 5th तक, मतलब छोटी सी जगह पे लोग स्कूल खोल लेते हैं जिसमें गाँव के बच्चे पढ़ने आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो 6th क्लास में किसी और स्कूल में चले जाते हैं। तो ये वैसा सा ही एक छोटा सा स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे थे और उसके लिए इनको जगह की जरूरत थी। तारा को भी टीचिंग का एक्सपीरियंस था और जिस तरीके के स्कूल में वो पढ़ा रही थी तो वहाँ भी कुछ ऐसा सा ही सिस्टम था, तो उसको लग रहा था कि हाँ, हम धीरे धीरे करके अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इस तरीके का कुछ कर सकते हैं और हमारी अच्छी कमाई हो सकती है इससे। अब पैसे आ गए हैं पर जगह नहीं मिल रही है, तो दर्शन अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात करता है कि 4-5 लाख में अगर कोई जगह मिल जाए, किसी जगह का इंतजाम हो सके तो बताओ, मैं जमीन थोड़ी सी खरीदना चाहता हूँ। ये बात दर्शन के एक मित्र के कानों तक पहुंचती है और वो दर्शन से कोर्ट के बाहर मिलते हैं। वो भी पेशे से वकील ही हैं। तो वो दर्शन से पूछते हैं कि दर्शन, ऐसा ऐसा सुनने में आया है कि तुम कोई जमीन वगैरह खरीदना चाह रहे हो। दर्शन बोलते हैं हाँ, मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि उनका एक क्लाइंट है जिसने अभी हाल फिलहाल में ही एक केस जीता है। बहुत टाइम से उनकी जमीन का एक केस अटका हुआ था और वो मुंबई के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर उसकी जमीन को देखने वाला कोई नहीं है और वो जल्द से जल्द अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी उनके साथ मीटिंग करवा देता हूँ। दर्शन बोलते हैं नेकी और पूछ तुम उनसे मेरी मीटिंग करवा दो, अगर सौदा पसंद आ गया तो मैं जमीन ले लूंगा। दर्शन वैसे भी बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स से बात कर चुका था जमीन के बारे में, बट उसके बजट में कोई जमीन ऐसी नहीं मिल रही थी जो उसे पसंद आ सके या जो फिट हो सके उसके बजट में। तो दर्शन बहुत होपफुल नहीं था, फिर भी उसने कहा कि चलो मैं एक बार मिल के बात करके देख लेता हूँ, शायद ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो मुझे जमीन मिल जाए। नेक्स्ट डे दर्शन का दोस्त उसकी गुप्ता जी से मीटिंग कराता है। गुप्ता जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वो जमीन है और दर्शन गुप्ता जी के साथ वो जमीन देखने के लिए चले जाते हैं। वो अपने दोस्त को भी बोलते हैं चलने के लिए, पर वो बोलता है कि उसको कोर्ट में कुछ ज्यादा काम है, जरूरी काम है, तुम गुप्ता जी के साथ चले जाओ, ये तुम्हें जमीन दिखा देंगे। अगर तुम्हें जमीन पसंद आ जाती है तो फिर तुम मुझे बताना, मैं वहाँ पे जो भी होगा पैसों का वो मैनेज कर लूंगा, लेकिन देख आओ अभी तुम जाके। अब गुप्ता जी दर्शन को जमीन दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंचते हैं तो दर्शन देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मेन गेट है, लोहे का बना हुआ गेट है और उसपे वो जो सलाखें नहीं होती हैं गेट पे, वैसे सलाखों वाला गेट है जो मतलब अंदर सब कुछ दिख रहा है और अंदर एक बहुत बड़ी सी जमीन है। गुप्ता जी गेट खोल के दर्शन को अंदर लेकर जाते हैं और वो जमीन करीब करीब 1 एकड़ की है जिसमें काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं। साइड में एक मकान का ढांचा भी है, लेकिन उस मकान को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। साफ दिख रहा है कि वहाँ कोई रहता नहीं है और वो काफी रुइन हो चुका है। बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष उस जमीन पे लगे हुए हैं और काफी बड़ा एरिया है। तो दर्शन देख के खुश तो बहुत हो जाता है, पर उसको पूरा यकीन होता है कि ये मेरे बजट से बाहर है। तो दर्शन का थोड़ा सा मुंह उतर जाता है। गुप्ता जी उससे बात कर रहे होते हैं पर वो ना बातों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। उसको लगता है कि अब तो मुझे खाली हाथ ही वापस जाना है और खामा मैंने इनका टाइम वेस्ट किया। तो दर्शन गुप्ता जी को बोलता है, गुप्ता जी मैं क्षमा चाहता हूँ, इतनी बड़ी जमीन की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इतनी बड़ी जमीन रिक्वायर्ड नहीं है। तब गुप्ता जी उसको बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है आप स्कूल खोलने के लिए जमीन लेना चाहते हैं और मुझे आपके दोस्त ने यही चीज बताई थी। वैसे भी मैं और मेरा परिवार तो यहाँ रहता नहीं है, हम लोग बॉम्बे रहते हैं और मैं इस जमीन की देखरेख भी नहीं कर पाऊंगा और स्कूल खोलना तो एक बहुत ही नेकी की चीज है। आप मुझे ये बताइए कि आपका बजट कितना है। दर्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 लाख रुपए दे सकता है। तो उसको मालूम है कि 4 लाख रुपए की जमीन नहीं है, ये जमीन बहुत ज्यादा की है। तो वो उसको ना ऐसे ही कोट कर देता है गुप्ता जी को कि मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की मेरी क्षमता नहीं है और मैं जानता हूँ कि ये जमीन की कीमत 3 लाख रुपए नहीं है। गुप्ता जी उसको बोलते हैं कि ठहरिए दर्शन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि इस जमीन की कीमत कितनी है। गुप्ता जी आगे कहते हैं कि अगर इस जमीन को आप किसी और चीज के लिए ले रहे होते तो शायद मैं आपको ये जमीन इतने पैसों में नहीं देता, लेकिन आप ये जमीन पर स्कूल खोल रहे हैं, मेरे तरफ से भी एक चैरिटी का काम हो जाएगा, मैं आपको ये जमीन 3 लाख रुपए में देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इस जमीन का मुकदमा मैं बहुत समय से लड़ रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ, इस जमीन की और देख रेख नहीं कर सकता, तो मैं आपको ये 3 लाख रुपए में बेचता हूँ, आप इसके पेपर्स तैयार करवा लीजिए और ये जमीन आपकी होती है। दर्शन को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता कि ये क्या कह रहे हैं। वो फिर भी कहता है कि अच्छा आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। गुप्ता जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप समय लीजिए दर्शन जी, पर थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा, मुझे परसों ही बॉम्बे के लिए निकलना है, तो आप जो भी सोच विचार करें जल्दी कर लें। दर्शन घर जाता है, तारा से बात करता है। तारा को भी बात सुन के बड़ा अचंभा होता है, इतनी बड़ी जमीन वो कैसे 3 लाख रुपए में दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका दोस्त इसमें इन्वॉल्व होता है तो उनको भरोसा होता है कि शायद हो सकता है
है गुप्ता जी के पास पैसे वैसे की कमी नहीं है और वो चैरिटी करना चाह रहे हो। फाइनली ये पेपर्स वगैरह बनवाते हैं, तैयार हो जाते हैं और वो गुप्ता जी को 3 लाख रुपए देता है। डील फाइनल हो जाती है और ये जमीन अब दर्शन और तारा की हो जाती है। डील होने के बाद सभी बहुत खुश हैं, घर में मिठाई आती है, सारा परिवार सेलिब्रेट करता है और फिर ये लोग उस जमीन पे जो घर था उसकी मरम्मत बहुत जल्दी करवाते हैं और पूरा परिवार जल्दबाजी में उस घर में शिफ्ट हो जाता है। आज इस घर में उनका पहला दिन था, शिफ्टिंग चल रही थी, बच्चे खूब चहलकदमी कर रहे थे, सभी बहुत खुश थे और सबसे बड़ी बात कि वहां पर इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, मतलब काफी बड़े बड़े पेड़ थे, कैथल का पेड़, तो बहुत सारी चीजें थी वहां पे, तो बहुत हरा भरा एरिया था। वो उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था। पर घर की मरम्मत हुई थी, गंदा पड़ा हुआ था, तो साफ सफाई करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और पूरा परिवार शाम तक एकदम थक चुका था। तो तारा और नैना मिलके जल्दी खाना वाना बनाते हैं, जो भी जल्दबाजी में बन सकता है, और ये चारों लोग मिलके अपना डिनर कर रहे हैं और डिनर करते करते बात कर रहे हैं। तो बातों बातों में ना तारा बोलती है कि यार बाकी सब तो यहाँ पर ठीक है, इतना बड़ा घर है, हरियाली है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जगह शहर के थोड़े बाहर की तरफ नहीं है, यहाँ पे कोई रिहायश नहीं है और बाजार भी दूर है, मतलब किसी चीज की जरूरत हो तो कितनी दूर जाना पड़ेगा। वहां पे तो हम रहते थे तो घर के बिल्कुल बगल में ही बाजार था। दर्शन कहते हैं अब इतनी बड़ी जमीन इतने कम पैसों में मिल गई है, थोड़ा तो हम मैनेज कर ही सकते हैं, और वैसे भी अपना स्कूटर तो है ही, कुछ जाना होगा तो जाके ले आएंगे। यही सब इन लोगों की बातें चल रही होती हैं, मस्ती चल रही होती है। खाना वाना खा के सब बहुत थक गए होते हैं। दर्शन और तारा अपने कमरे में चले जाते हैं, नैना का अपना कमरा होता है और जो सुजीत होता है उसको ड्राइंग रूम में सोफे पर सुलाया जाता है। होता है ना, लड़के बेचारे सोफे पे ही सोते हैं, तो सुजीत अपना ड्राइंग रूम में होता है। अब ये थक थका के सब सो गए हैं पर सुजीत को नींद नहीं आ रही है। सुजीत थोड़ा ओवर एक्साइटेड है, जगह को देख रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वह ऐसे खिड़की पे खड़ा हुआ है, बाहर देख रहा है, पेड़ पौधों को देख रहा है। बाहर लाइट बहुत कम है तो उसकी नजर अचानक से ना मेन गेट पर पड़ती है। मेन गेट पे बहुत हल्की हल्की सी लाइट आ रही होती है और वो देखता है कि वहां पर सफेद पोशाक में करीब 6-6.5 फीट का एक बंदा खड़ा हुआ है और वो आदमी ना अंदर की तरफ अपना मुंह निकाल के झांका जा रहा है। तो उसका मुंह एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है पर उसको उसके कपड़ों का कलर और मतलब एक लंबा सा आदमी दिख रहा है। तो सुजीत भी उसे घूर के देखता रहता है कि ये यहाँ क्यों देख रहा है, क्यों हमारे घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। और ये करीब ना 2-3 मिनट चलता है कि वो अंदर देख रहा है, सुजीत बाहर उसे देख रहा है, पर वो आदमी को सुजीत नहीं दिख रहा है, पर सुजीत को वो आदमी खिड़की से दिख रहा है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो उस गेट पे चढ़ के गेट को फलांगने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सुजीत देखता है कि वो गेट फलांगने की कोशिश कर रहा है, सुजीत एकदम चिल्लाता है कौन है कौन है, और वो भागा भागा जाता है। तब तक दर्शन कोने कोने की आवाज सुन के उठ जाते हैं, वो बाहर आते हैं, बोलते क्या हुआ। तो सुजीत बोलता है अरे एक आदमी है बाहर, वो ना अंदर आने की कोशिश कर रहा है, गेट से फलांग के अंदर आने की कोशिश करता है। तारा भी उठ के अब आ जाती है, कौन है क्या हुआ। तो दर्शन बोलते तुम लोग यहीं पे रुको, मैं देख कर आता हूँ। दर्शन डंडा उठाते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट तक पहुंचते हैं, वहां पे कोई भी नहीं है। दर्शन मेन गेट खोलते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, कोई आदमी उनको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शन वापस आ जाते हैं। फिर दर्शन सुजीत को बोलते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, ये कोई मजाक करने का टाइम है, कोई भी नहीं है बाहर। सुजीत बोलता है नहीं मैंने खुद देखा, एक आदमी अंदर की तरफ आ रहा था, पहले तो वो घूरे जा रहा था अंदर, उसके बाद वो गेट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो दर्शन तो सुजीत को ना डांट के सुला देते हैं, कहते तू सो रहा होगा, उल्टे सीधे सपने देख रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं, तू चुपचाप सो जा, फालतू की बातें मत कर। होता है ना, पेरेंट्स बहुत जल्दी बिलीव नहीं करते किसी चीज को, और वो बाहर भी देखा है तो उन्हें कोई दिखा नहीं। खैर ये लोग वापस से सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक ठाक जाता है। सुजीत को बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या ही है, मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे। वो मिस के सो तो गया होता है, सुबह वो बड़ा चिड़चिड़ा सा होता है, मतलब ज्यादा बात नहीं कर रहा है किसी से, क्योंकि वो जग रहा है और उसने साफ साफ उस आदमी को देखा है, पर ये लोग सुन ही नहीं रहे थे, तो उसको ना थोड़ा सा गुस्सा है। खैर ये सुबह अपना स्कूल जाते हैं दोनों बच्चे। दर्शन भी अपना कोर्ट के लिए निकल जाते हैं, तारा अपना घर पे काम कर रही है, सब बढ़िया चल रहा है। दोपहर में बच्चे वापस आते हैं, दर्शन वापस आ जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर वही अपना शिफ्टिंग का पूरा काम कर रहे हैं। 3-4 दिन में इनका घर प्रॉपर सेटल हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बहुत मस्त है। और अब इन लोगों का नेक्स्ट मूव होगा कि भाई अब स्कूल खुलने के लिए क्या क्या करना है। तो यही सब बातें चलती हैं, अपना डिनर विनर करके ये लोग सोने चले जाते हैं। 3-4 दिन के बाद की बात है कि रात में ना दर्शन को प्यास लगती है। दर्शन पानी पीने के लिए उठते हैं। जब वो पानी पीने के लिए उठते हैं तो उनको ना खिड़की से ना बाहर की तरफ कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही होती है, तो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि कहीं रोशनी सी हो रही है। तो क्या देखते हैं कि उनके घर पे जो पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा सा, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, और वो पीपल के पेड़ के नीचे उसने ना कुछ 4-5 दिए जलाए हुए हैं और वो कुछ कर रहा है वहां बैठ के। तो उनको वो दिख रहा है कि हाँ कुछ तो हो रहा है।
वो बहुत दबे पांव तारा के पास जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनको बताते हैं कि देख, ऐसे खिड़की से जाके दिखाते हैं, तारा को भी दिख रहा है कि हाँ कोई आदमी बैठ के कुछ तो कर रहा है यहाँ पे। वो तारा से कहते हैं कि तू ना बिल्कुल भी आवाज मत करना और बत्ती मत जलाना। धीरे धीरे जाते हैं, डंडा उठाते हैं और डंडा लेके बहुत धीरे से वो दरवाजा खोलते हैं और दबे पांव आगे बढ़ते हैं। तारा इतने में जाके सुजीत को उठा देती है और सुजीत को बताती है ऐसा ऐसा, और सुजीत को बोलती है बिल्कुल तू आवाज मत करना। सुजीत भी दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और दर्शन धीरे धीरे करके उस आदमी के पीछे पहुंचते हैं और उस आदमी को मारना शुरू कर देते हैं। ऑनेस्टली मेरी हंसी नहीं रुक रही है ये सिनेरियो सोच के, पर ये कोई मजाक की बात नहीं है, इट्स अ हॉरर स्टोरी और वो कॉमेडी बन रही है। पर पता नहीं, मतलब आई कैन इमेजिन दैट कि कोई बैठ के पूजा पाठ कर रहा है और आप उसको पीछे से डंडे से मार रहे हो। थोड़ा सा फनी हो रहा है, बट इतना फनी है नहीं, आगे जाके बहुत डरावना होने वाला है, बट आई कैन कंट्रोल इट। तो हंसी आ रही है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, तो वो उसको जब डंडे से मार रहे होते हैं तो वो भी काफी लंबा चौड़ा आदमी होता है, तो वो भी उनका ना डंडा पकड़ के उन पे अटैक कर देता है। ये देख के सुजीत भागा भागा आता है और वो पीछे से ना उसको लात मारता है खींच के, और उसके बाद ना जो वो क्रिया व्रिया कर रहा होता है उसको भी खींच खींच के लात मार के सारे दिए दुए उसके तोड़ देता है। अब दो लोग मिलके उस आदमी को मारने लगते हैं, तो वो आदमी ना थोड़ा सा, मतलब वो अकेला है, वो दो लोग हैं, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, तो भागने की कोशिश करता है। तो ये लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो चिल्लाता है जोर जोर से दर्शन कि अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, रुक जा तू, पुलिस को बुलाता हूँ। जैसे तैसे वो धक्का देके ना भागता है, कहता है तुम लोग ना यहाँ पे ठीक से नहीं रह पाओगे, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, आप देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वो भी इनके धमकी धमकी देके भाग रहा होता है और ये उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी आवाज सुन के नैना की आंख खुल जाती है और नैना भी भागे भागे एकदम बाहर आती है घर से। तो वो आदमी एकदम से ना नैना से टकरा जाता है और नैना उसको देखती है, वो नैना को देखता है और नैना एकदम से ना देखती रह जाती है। उतनी देर में ये सुजीत और दर्शन पीछे से आ रहे होते हैं, तो वो तेजी से भागता है और नैना की चोटी पकड़ के वो खींच लेता है। तो नैना की चोटी पकड़ के खींचता है, उसके बहुत जोर से ना सर में एकदम बाल खींचते हैं तो दर्द होता है, चिल्लाती है आ, और बस वो ये करके इतनी तेज भागता है, जैसे तैसे करके वो गेट खोल के धक्का देके भाग जाता है। ये लोग बाहर तक भागते हैं, बाहर देखते हैं तो कोई नहीं है, वो आदमी गायब हो चुका है। आसपास कोई लोग भी नहीं रहते, तो इसकी जो आवाज थी वो किसी ने नहीं सुनी थी, किसी के कानों तक भी नहीं पहुंची थी, और जो भी इनके घर पे हुआ वो बस इन्हीं के बीच में ही था। रात भर घर में कोई नहीं सो पाता, मतलब इस तरीके का हादसा हो जाए आपको अजीब लगता है, आपको अपनी जान का भी खतरा लगता है कि आज कोई ये आ गया, कल कोई और आ जाएगा, कोई अटैक कर देगा, तो ये लोग परेशान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर जाके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इनके घर में रात में क्या क्या हुआ और कैसे वो आदमी कुछ कर रहा था, फिर वो भाग गया। और वहां पर ना रात में जो वो पूजा वूजा कर रहा होता है, तो वो दियों पे तो सुजीत लात मारता ही है, कुछ और भी सामग्री वहां पर रखी होती है, हर चीज यहाँ से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो वो सामग्री को भी लात लूत मार के और मतलब हटा देता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ठीक नहीं होती, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है, घर को देखती है, तो वो सब कुछ वहां पे सामग्री भी पड़ी हुई है, दिए भी टूटे हुए पड़े हुए हैं, तो पुलिस को लगता है कि नहीं ये फैमिली झूठ तो नहीं बोल रही है। वो उनको बोलती है कि चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी नजर रखेंगे, सारा कुछ देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आप अपना ध्यान रखिएगा। और जो इंचार्ज होता है वो दर्शन से बात कर रहा होता है, दर्शन उसको वो प्रॉपर जगह पे लेके पेड़ के पास लेकर जाता है, उसका मुआयना करा रहा होता है, और ऑफिसर के साथ एक हवलदार भी आता है, तो वो हवलदार तारा से बात कर रहा होता है। तो हवलदार ना तारा को बहुत अजीब से पूछता है कि ये जगह आपने कब खरीदी। तो तारा बोलती है करीब 1 महीने पहले हमने ये जगह खरीदी है। तो पूछता है किससे खरीदी है आपने, गुप्ता जी से। तो कहते हैं हाँ हाँ, आप कैसे जानते हो उनको। कहते हैं उनको कौन नहीं जानता। तो हवलदार तारा को बोलता है आपको पता है इस जगह के बारे में। तो तारा बताती है सारा स्टोरी जो भी होता है कि ऐसे ऐसे गुप्ता जी बॉम्बे में रहते हैं, वो जमीन बेचना चाह रहे थे और उन्होंने मुकदमा जीता था। जो भी दर्शन के फ्रेंड ने स्टोरी बताई थी वो सारी तारा हवलदार को बताती है। तो हवलदार बड़ा सरकास्टिकली हंसता है, कहता है मैडम जी ऐसा कुछ भी नहीं है, गुप्ता जी ने कोई मुकदमा नहीं जीता, ये गुप्ता जी की ही जमीन थी जो उन्होंने सरकार से खरीदी थी। 12 साल पहले गुप्ता जी ने यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी थी और उससे पहले यहाँ पे शमशान हुआ करता था। गुप्ता जी ने यहाँ फैक्ट्री लगाने की भी कोशिश की थी, पर हर दूसरे दिन हमें यहाँ से कोई ना कोई खबर आती रहती थी कि कभी यहाँ पे कुछ हो गया, कभी किसी का हाथ कट गया, कभी किसी की लड़ाई हो गई, और इस जगह पे वो कभी भी अपनी फैक्ट्री खोल ही नहीं पाए, जबकि वो फैक्ट्री यहाँ पे शुरू करना चाहते थे। और एक दिन तो उनके किसी एक मजदूर की बीवी ने यहाँ पर खुद को आग लगा के आत्महत्या तक कर ली थी। ये जमीन ठीक नहीं है, इसके बारे में जो भी हमें सुनने को मिला है वो अच्छा नहीं मिला। और गुप्ता जी भी पिछले 8 साल से जमीन को बेचने की फिराक में है, लेकिन गुप्ता जी को कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। और आपको जिसने भी ये बताया है ना कि ये जमीन गुप्ता जी ने मुकदमे में जीती है,
उसने आपको बेवकूफ बनाया है। ये जमीन शमशान हटने के बाद खंडर ही पड़ी हुई है, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप बाहर जाके किसी से भी पूछ लीजिए। अब आपको यहाँ रहना है या नहीं ये तो आप ही की मर्जी है। बाकी 4 साल तक यहाँ पर जो भी मजदूर रहे, हमने तो हर दूसरे दिन यहाँ के चक्कर लगाए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ लगा रहता था। ये सारी बात हवलदार तारा से कर रहा था। वहां वो इंचार्ज जो था वो दर्शन से बात कर चुका था और वो उनको ये तसल्ली देके चला गया कि कोई बात नहीं, हम 2-4 दिन इस घर पे नजर रखेंगे, अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं कि कौन था कौन नहीं था वहां पे। अब ये पुलिस वाले तो वहां से चले जाते हैं, पर ये बात सुन के तारा के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि ये जगह सही नहीं है। इससे पहले ये लोग डिस्कस कर रहे थे जिस घर में ये लोग रहते थे कि उसको बेच दें या किराए पे उठा दें। जो ये लोग प्लान कर रहे थे वो कुछ ऐसा ही था कि इस घर को बेच देंगे तो फिर यहाँ पे स्कूल आराम से खोल पाएंगे। लेकिन अब ये जो नई चीज पता चली इसके बाद तो तारा के बिल्कुल होश ही उड़ गए। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये बात ये दर्शन को कैसे बताए, क्योंकि 3 लाख रुपए उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी जो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी थी। और इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तारा ने सोचा कि अगर इस जगह के बारे में आप दर्शन को बता दिया तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। वो मन ही मन घुटती रही, अपने अंदर ही इस चीज को रखा। तारा की शक्ल देख के दर्शन को समझ आ गया था कि रात वाली घटना से तारा काफी डर गई है। तो दर्शन उसे हिम्मत देने लगा, तुम फिक्र मत करो, देखो पुलिस वाले हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे नजर रखेंगे, तुम फिक्र मत करो, और मैं हूँ, सुजीत है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे यहाँ पे रिहायश भी होगी। तुम्हें क्या लगता है ये हमेशा ऐसे ही बंजर पड़ा रहेगा यहाँ आसपास का एरिया? यहाँ पे भी रिहायश हो जाएगी। तारा कुछ नहीं बोली, हाँ हाँ करती रही और ये लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। आज लेट हो गए थे तो दर्शन लेट पहुंच गए। बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, घर में अपना टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को हिम्मत दी, थोड़ा सा माइंड चेंज किया। लेकिन तारा बहुत मायूस थी। उस घर में सिर्फ उसको ही पता था कि उस जगह की हकीकत क्या है और वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे तारा का दिन निकला, रात हुई, ये लोग वापस से सोने चले गए। आधी रात में ना तारा को कुछ खटखट ऐसे आवाज हुई जैसे कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दर्शन करहा रहा था। तो तारा ने दर्शन को हिलाया, पूछा क्या हुआ, करहा क्यों रहे हो? तो दर्शन कहता कि मेरे ना सीधे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चाकू चला रहा हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही उसी कारण। तो तारा ने उसको बोला कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत रखो, मैं थोड़ा सा तुम्हें गरम तेल लगाती हूँ, आयोडेक्स वगैरह लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। तारा जाती है, गरम पट्टी लेकर आती है, थोड़ा सा गरम तेल करके उसके हाथ पे मालिश करती है, कंधे पे मालिश करती है, आयोडेक्स लगाती है और क्रेप बैंडेज उसको करती है। थोड़ा उसको आराम मिलता है और फिर उसके बाद रात में ये लोग सो जाते हैं। नींद आ जाती है दर्शन को। दर्द थोड़ा कम होता है सुबह तक, पर दर्द हो रहा होता है। तो तारा उसको बोलती है कि तुम जाके एक बार ना डॉक्टर को दिखा लेना। तो दर्शन बोलता है कि थोड़ा कम दर्द है, हो सकता है मैं गलत करवट से सो गया हूँ इसलिए हो रहा हूँ, अगर नहीं हुआ 1-2 दिन में ठीक तो मैं जाके दिखा लूंगा डॉक्टर को, अभी तो मैं कोर्ट जाता हूँ। कोई नहीं, दर्शन कोर्ट चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और अब तारा घर पे अकेली होती है और उसके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा होता है कि यहाँ पे शमशान घाट था, यहाँ पे शमशान घाट था। ना चाहते हुए भी तारा को वो सारी प्रेजेंस फील हो रही होती हैं जो पता नहीं उस जगह पे थी या नहीं थी, लेकिन तारा को हर वक्त ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसको वॉच कर रहा है। वो इतना घबरा जाती है, इतना घबरा जाती है, उससे ना वहां पे रुका नहीं जाता। वो सीधे बाहर निकलती है, घर लॉक करती है और बाजार जाती है। बाजार से वो एक बजरंगबली की मूर्ति खरीदती है, उसके बाद बजरंगबली के मंदिर जाती है, वहां पे पुजारी जी से जाके बात करती है, माथा टेकती है। पुजारी जी उसको थोड़ा टीका वीका लगाते हैं, कुछ भभूति देते हैं, वो लेके वो घर आ जाती है और अब वो मंदिर में वो बजरंगबली की मूर्ति स्थापित कर देती है। इस घर में शिफ्ट होने के बाद अभी 4-5 दिन ही हुए थे और तारा ने अभी तक पूजा पाठ शुरू नहीं किया था। तो अब वो मंदिर को प्रॉपरली वहां पे विराजमान करके, बजरंगबली को वहां विराजमान करके और अपनी पूजा स्टार्ट कर देती है। वो डिसाइड करती है कि अब वो डेली पूजा करेगी। तारा वैसे भी डेली पूजा किया करती थी, पर क्योंकि अभी घर बार शिफ्ट किया था तो पूजा पाठ इन्होंने स्टार्ट किया नहीं था। तारा का दिमाग थोड़ा सा शांत होता है और वो डिसाइड करती है कि जब दर्शन घर पे वापस आएंगे तो मैं इनसे बात करूंगी और संडे को सब घर पे होते हैं तो हम संडे को एक हवन पूजन रखवा लेंगे। अब तारा अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही होती है, खाना बना रही होती है, पर उसके दिमाग से ये बात जाने का नाम ही नहीं लेती कि यहाँ पे शमशान था, वो आदमी कल रात में यहाँ पे क्या कर रहा था, क्या उसको पीट कर इन लोगों ने सही किया, ये सब कुछ दिमाग में चल ही रहा होता है। दोपहर हो जाती है और बच्चों के आने का समय हो गया होता है। बच्चे घर आते हैं तो तारा उनको बोलती है कि चलो हाथ मुंह धो लो, फिर खाना वाना खा लो, मैंने खाना बना दिया है।
तो तारा क्या देखती है कि सुजीत चल रहा है पर वो हल्का हल्का सा लंगड़ाते हुए चल रहा है। तो तारा सुजीत को पूछती है क्या हुआ सुजीत तुझे, तू लंगड़ा के क्यों चल रहा है? तो सुजीत बोलता है कि मम्मी पता नहीं, मुझे ना पैर में हल्का सा भारीपन सा महसूस हो रहा है, तो मतलब मैं पैर रख रहा हूँ तो थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा लंगड़ा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। सुजीत भी उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा होता है, हल्का सा लंगड़ाहट हो रही होती है, हल्का सा भारीपन हो रहा होता है, तो उसको लगता है ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी देर में दर्शन भी घर वापस आ जाते हैं। तो तारा पूछती है कि अब हाथ का दर्द कैसा है? तो दर्शन बोलते हैं कि बहुत बेहतर है, पहले से रात में तो बहुत दर्द हो रहा था पर अब मुझे काफी राहत है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, शायद मैं गलत करवट लेकर सो गया था, इस वजह से मुझे दर्द था। खैर दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। तारा रोज पूरे सच्चे मन और लगन से पूजा पाठ करती है। इधर तारा पूजा पाठ कर रही होती है, उधर नैना के मूड स्विंग्स अलग शुरू हो जाते हैं। नैना दिन ब दिन बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी, बहुत ज्यादा वो लड़ाई झगड़े करने लगी थी, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती, किसी की बात नहीं सुनती। सुजीत भी अगर थोड़ा सा छेड़ देता तो वो मतलब लिटरली लड़ाइयां करना शुरू कर देती थी। यही एटीट्यूड उसका स्कूल में भी था, तो उसने धीरे धीरे स्कूल जाना भी बंद कर दिया। वो उसने स्कूल जाने पे नखरे मारने लगती थी, मैं नहीं जा रही या कुछ करके, और तारा की भी बात नहीं सुन रही थी, तो वो लोग ज्यादा उसे प्रेशराइज नहीं करते थे और उसका स्कूल जाना बंद हो गया था। घर पे वो सारा दिन अकेले अपने कमरे में पड़ी रहती। अगर तारा उसको किसी भी हेल्प के लिए बोलती तो वो जवाब नहीं देती थी, सुनती नहीं थी, और अगर सुनती भी थी तो लिटरली मतलब लड़ने चली आती थी। वो कोई काम नहीं करती थी घर का, बस पूरे दिन अपने कमरे में वो और उसका कमरा। अब ये चीज इनके घर में इतनी बढ़ने लगी थी कि लड़ाई झगड़े नैना के तो जो हो रहे थे वो तो हो रहे थे, अब सुजीत के, दर्शन के, तारा के, सबके झगड़े इस घर में शुरू हो गए थे। और एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि चारों एक दूसरे से बात करना नापसंद करते थे, मतलब आमना सामना हो जाए तो ये लोग मतलब लिमिटेड बात करते थे कि खाना खा लो, पानी पी लो, कोई किसी से और बात ही नहीं करना चाहता था। एक दूसरे की शक्ल तक इन लोगों को देखना पसंद नहीं आ रहा था। तारा फिर भी सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करती रहती थी, पर उसकी पेशेंस भी अब धीरे धीरे जवाब दे रही थी। इतना ज्यादा एग्रेशन सब में बढ़ गया था, कहाँ ये लोग स्कूल खोलने के लिए आए थे, कहाँ ये लड़ाई झगड़ों में और घर में ही उलझ के रह गए थे। तारा की अब भगवान से भी धीरे धीरे रुचि उठती जा रही थी। उसको लग रहा था कि क्या फायदा, रोज रोज पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर घर में तो कले कलेश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, उल्टे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रात की बात है कि तारा की आंख फिर दर्शन के कराने से खुली, और इस बार दर्शन जोर जोर से अपना हाथ पकड़ के करा रहा था और उसका रोना निकल गया था। उसके हाथ में इतना भयानक दर्द हो रहा था। तारा ने उसको बोला रुको मैं मालिश करती हूँ। तारा तेल लेकर आई, उसने मालिश की उसके हाथ की, उसके बाद उसने आयोडेक्स लगाया, क्रेप बैंडेज बांधी। दर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका हाथ का दर्द इतना भयानक तरीके से बढ़ता चला जा रहा था कि उसको हाथ हिलाना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे सुबह तक का टाइम इन लोगों ने निकाला। उसके बाद सुबह दर्शन को हॉस्पिटल लेके गए ये लोग। हॉस्पिटल में दर्शन का एक्सरे हुआ, वहां पर एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने पेन किलर का इंजेक्शन लगाया, उसको कुछ खाने के लिए पेन किलर्स रिकमेंड किए। एडमिट करने वाली कोई बात ही नहीं थी तो एडमिट नहीं किया। इंजेक्शन के बाद दर्शन को थोड़ा सा रिलीफ मिला, उसको घर लेकर आए, लेकिन चीजें जो की तो ही नहीं, और दर्शन का हाथ धीरे धीरे काम करना बंद कर चुका था। अब दर्शन का सिर्फ एक हाथ काम कर रहा था, वो था उसका लेफ्ट हैंड। राइट हैंड उसका बिल्कुल भी हिल नहीं पाता था। उसको दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे पैरालिसिस हो जाता है वैसे हो गया था। दर्शन की उंगलियां तक नहीं हिलती थी। दर्शन को वापस से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड की। डेली फिजियोथेरेपी के लिए दर्शन को लेके जाया जाता। बहुत मुश्किल हो रहा था, कभी ऑटो से कभी किसी चीज से लेकर जाते थे उसको, लेकिन फिजियोथेरेपी का भी रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा था। और डॉक्टर कह रहा था कि फिजियोथेरेपी आपको लगातार करवानी पड़ेगी। फिजियोथेरेपी करीब 1-1.5 महीने में हो सकता है असर करनी स्टार्ट करे, तो आपको ये रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। पर कोई ट्रीटमेंट असर नहीं हो रहा था। हफ्ता भर करीब बीत चुका था और दर्शन की वही हालत थी। दर्शन प्रॉपर बेड पे आ गए थे और ज्यादातर टाइम अब वो आराम करते रहते। करीब 1 हफ्ता बीत चुका था इस चीज को, और अचानक से एक रात जोर जोर से सुजीत की आवाज आती है चीखने की, मम्मी मम्मी मम्मी। तारा भागी भागी सुजीत के कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि जो दर्शन के हाथ में हुआ वही सेम चीज सुजीत के पैर में हो रही है। सुजीत अपना पैर पकड़ के बैठा हुआ है और वो उसी तरीके से रोए जा रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो पैर को हिला तक नहीं पा रहा है। बच्चे को इतना तड़पता हुआ देख के तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो भी रोने लगती है। वो सुजीत का पैर पकड़ के थोड़ा सा सहलाती है और आवाज देके नैना को बुलाती है। नैना बड़े बेमन से सुजीत के दरवाजे पे आके खड़ी होती है और वो सुजीत को देखती है कि वो कैसे तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, और उसे देख के नैना ना बड़ी एक सरकास्टिक सी स्माइल, जैसे उसे बहुत प्लेजर मिल रहा हो उसको ये सब कुछ देख के, वैसी सी स्माइल देख के उसे बस देख ही रही होती है। वहां पे तारा उसको बोल रही है जा भाई के पैर में दर्द
दर्द हो रहा है, तू तेल गरम करके लेकर आ। नैना कुछ नहीं सुन रही उसकी बात, बस वो देख रही है और हल्का हल्का मुस्कुरा रही है कि जैसे इससे कितना मजा आ रहा हो ऐसे सुजीत को तड़पते हुए देखकर। तारा फिर उसे जोर देके बोलती है कि नैना जा भाई के लिए तेल गरम करके लेके आ, तू सुन क्यों नहीं रही है, उसको कितना दर्द हो रहा है। पर नैना टस से मस्त नहीं होती और सुजीत भी नैना को देख रहा होता है, तो वो ना ऐसे मध्यम मध्यम जो मुस्कुरा रही है, तो सुजीत को बड़ा बुरा लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या कर रही है। तारा को समझ आता है कि नैना तो जाने वाली है नहीं, वो खुद ही बेचारी किचन में सुजीत के लिए तेल गरम करने चली जाती है। इधर सुजीत नैना की वो स्माइल देख के इतना इरिटेट हो जाता है कि वो उसे ना गालियां देना शुरू कर देता है। लिटरली उसको बोलता है कि तेरे जैसी बहन होने से तो अच्छा है तू पैदा ही नहीं होती, तू बहन नहीं इंसान ही नहीं है, तू तो डायन है डायन। ये सुन के नैना को इतना गुस्सा आता है, वो घुर्राती है सुजीत की तरफ, पीछे मुड़ती है, जाती है और भागती हुई एक कुल्हाड़ी पता नहीं कहां से उठा के लेकर आती है और एकदम सुजीत के ऊपर वो कुल्हाड़ी लेके प्रहार करने के लिए टूटी पड़ती है कि पीछे से तारा तेल लेकर आ रही होती है और वो देखती है कि नैना कुल्हाड़ी लेके सुजीत की तरफ भाग रही है। वो भागकर नैना को एकदम पीछे से पकड़ती है और उसको धक्का मारती है जोर से, और धक्का मारने के बाद वो एकदम से हनुमान जी का जयकारा बोल के नैना के ऊपर गंगा जल छिड़क देती है। जैसे ही तारा नैना के ऊपर गंगा जल छिड़कती है, नैना एकदम से चीख कर बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर सुजीत इतना डर जाता है, वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है माँ ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे घर में, ये क्या है। अब तारा को पूरा यकीन हो चुका है कि इस घर में कोई ना कोई परेशानी तो जरूर है। तारा को जब से हवलदार ने शमशान वाली बात बताई थी, तब से तारा को ये शक तो था कि इस घर में कुछ ना कुछ गलत है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। और शायद यही कारण था कि जब वो सुजीत के लिए तेल गरम करने गई थी, तो साथ में वो गंगा जल भी लेकर आई थी, जिसपे उसने हनुमान जी की पूजा आराधना की हुई थी। हस्बैंड की पहले वो हालत हो चुकी थी, उसके बाद अब बच्चे की वो हालत देख रही थी, तो उसके दिमाग में ये था कि वो थोड़ा सा गंगा जल डाल के तेल में और सुजीत के पैर की मालिश करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी के ऊपर भी कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं और ये गंगा जल उसे अपनी बेटी के ऊपर यूज करना पड़ जाएगा अपने बेटे की जान बचाने के लिए। जिस गंगा जल को वो सुजीत का पैर ठीक करने के लिए लाई थी, उस गंगा जल से ही वो सुजीत की जान बचा पाई। तारा उस गुनगुने तेल में गंगा जल की 2-4 बूंदे डाल के सुजीत के पैर की मालिश करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो मालिश कर रही होती है और सुजीत को काफी राहत मिल रही होती है। मालिश करते करते वो हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है और धीरे धीरे सुजीत के पैर में मालिश कर रही होती है। उसको बहुत आराम मिल रहा होता है। तभी सुजीत सामने देखता है कि नैना जो बेहोश पड़ी हुई थी वो वापस से उठ रही है और उसके बाद उठते ही वो हल्का सा घुर्राती है, वापस से कुल्हाड़ी उठाती है और फिर से एक बार सुजीत पे अटैक करने आती है। और उसी टाइम तारा गंगा जल की पूरी बोतल जो उसके पास होती है वो उसके ऊपर एकदम से ऐसे छिड़कती है गंगा जल, और नैना चिल्लाती हुई वहां से ऐसे भागती है जैसे कि कोई सांड उसके पीछे पड़ गया हो। नैना जैसे ही भागती है, तारा उसके पीछे भागती है और भागते भागते तारा उसके ना बाल पकड़ लेती है और बाल पकड़ के घसीटते हुए उसको मंदिर के अंदर ले जाती है। अब वो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, उसको मंदिर के अंदर घसीट के लेती जा रही है। जैसे ही नैना मंदिर के अंदर पहुंचती है, वो बहुत जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। तारा मंदिर पे रखी हुई कुछ भभूति उसके सर पे लगाती है और नैना फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद तारा वहां पर एक चेयर पे नैना को बिठाती है और उसके हाथ पांव प्रॉपर रस्सी से बांध देती है कि जिससे वो हिल भी ना पाए। ये पूरा इंसिडेंट सुबह के 4 बजे तक चलता रहता है। तारा अब नहा धो के सबसे पहले मंदिर में पूजा करती है। तारा बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रही है, पूजा कर रही है और धीरे धीरे अब नैना को होश आ रहा है। नैना जैसे जैसे होश में आती जा रही है वैसे वैसे वो तारा को गालियां दे रही है और घुर्रा रही है, उसको गंदी गंदी गालियां दे रही है। तारा पे किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा। उसको पता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है और कौन है जो उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ कर रहा है। नैना इधर अब तारा को धमकाना शुरू कर देती है कि अगर तूने मुझे नहीं खोला तो मैं तेरे सारे परिवार को मार दूंगा, मैं तेरे सारे परिवार को खा जाऊंगी। कभी वो आदमी की आवाज में बोल रही है, कभी वो औरत की आवाज में बोल रही है और वो लिटरली तारा को धमका रही है। और तारा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा पर, अपने बजरंग बली पर ध्यान दे रही है और किसी चीज पर भी नहीं। अब उसे पूरा यकीन है अगर उसे इस समस्या से कोई भी बाहर निकाल सकता है तो वो उसका ईश्वर ही है। अपनी पूजा पाठ खत्म करके तारा बजरंग बली का नाम लेती है और पूजा की भभूति नैना के माथे पर लगा देती है। नैना फिर से एक बार चीखती है और अब वो ऐसी अवस्था में चली जाती है जैसे वो बिल्कुल अधमरी सी हो गई हो। अब वो घुर्राना बंद कर चुकी होती है, बस करहा रही है, लेकिन वो नैना नहीं है जो करहा रही है, कोई और ही आवाजें निकल रही है।
पूजा पाठ करके वो सुजीत के कमरे में जाती है, देखती है कि हाँ सुजीत सो रहा है। थोड़ी सी भभूति वो सुजीत के माथे पर और उसके पैर पर लगाती है। सुजीत आराम से चैन की नींद सो रहा होता है। फिर उसके बाद वो दर्शन के कमरे में जाती है तो तारा देखती है कि दर्शन आराम से सो रहा है। आप ये सोचिए कि घर में इतना कुछ हो गया, पूरी रात में इतनी चीख चिल्लाहट हो गई, लेकिन दर्शन के कान में एक आवाज तक नहीं गई और वो बड़े आराम से सो रहा था। तारा उसके बाद दर्शन को जगाती है। दर्शन उठता है, वो उसको सारी बात बताती है और दर्शन बहुत नॉर्मल है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। अब आप इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि घर में इतना कुछ हो रहा है, पूरी रात ये सब कुछ चलता रहा, आवाजें आती रही, इवन तारा चिल्ला रही है, सुजीत चिल्ला रहा है, यहाँ तक कि नैना भी चिल्ला रही है, पर दर्शन की आंखें बिल्कुल नहीं खुली, वो गहरी नींद में सोता ही रहा। तारा दर्शन को उठाती है। जब दर्शन उठता है तो तारा उससे पूछती है तुम ठीक हो? दर्शन कहता है हाँ ठीक हूँ, पर तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे उठ गई? तब तारा उसे पूरी रात के बारे में जो भी कुछ बीता सब बताती है और दर्शन को ये सुन के विश्वास ही नहीं होता कि जो कुछ तारा बोल रही है वो सच। तारा उसके बाद दर्शन को हवलदार के द्वारा कही हुई सारी बातों के बारे में बताती है, पर दर्शन एक भी बात मानने को सुनने को तैयार नहीं होता। फिर तारा उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं है तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो दर्शन को लेके मंदिर के अंदर जाती है। वहां पर दर्शन देखता है कि तारा ने नैना को चेयर से बांध के बिठाया हुआ है। ये देख के दर्शन का एकदम खून खौल उठता है। वो तारा पे बहुत जोर से चिल्लाता है, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? और वो जैसे ही नैना की तरफ बढ़ता है उसे खोलने के लिए, नैना को देख के वो बुरी तरह डर जाता है। नैना की आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं, आंखों में काली पुतली उसको दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल सफेद आंखें, और नैना करहा रही है। नैना डिफरेंट आवाजें निकाल रही है, डिफरेंट तरीके की आवाजों में बोल रही है। कभी किसी और औरत की आवाज में बोलती है, कभी किसी आदमी की आवाज में बोलती है। और ये देख के दर्शन बहुत घबरा जाता है, उसको लगता है पता नहीं नैना को क्या हो गया। वो नैना की तरफ आगे बढ़ता है उसकी रस्सियां खोलने के लिए, बोलता है बेटा क्या हुआ? तभी नैना उसकी तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो दर्शन से बोलती है, आ गया तू? खोलेगा नहीं मुझे? खोलना। एक हाथ से कैसे खोलेगा मुझे? और उसका जो हाथ काम नहीं कर रहा है उसका वो बहुत मजाक उड़ाती है। उसके बाद वो बोलती है, इसी हाथ से मारा था ना तूने, अब बता अब मारेगा? और इस तरीके की ना जाने कितनी बातें दर्शन से कहती है, दर्शन को बहुत उकसाती है और दर्शन को गालियां देती है। तब दर्शन को रियलाइज होता है कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, और उसके बाद वो घुर्राना शुरू कर देती है और गुस्से में दर्शन को बोलती है, बस एक हफ्ते में तुझे और तेरे बेटे दोनों को ले जाऊंगी मैं यहाँ से। और फिर तारा की तरफ घुर्रा के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, खोल मुझे, खोल मुझे। ये सब कुछ देखकर दर्शन वहीं अपना सर पकड़ के जमीन पर बैठ जाता है और तारा से बोलता है, तारा हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना हमारे बच्चे बचे, ना पैसा बचा, अब हम क्या करेंगे? तारा दर्शन को हिम्मत देते हुए बोलती है कि नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, हम ऐसे अपना परिवार नहीं हार सकते, तुम यहीं बैठो और मैं अभी आती हूँ। उसके बाद तारा मंदिर की तरफ जाती है, थोड़ी सी बालाजी की भभूति उठा के दर्शन के हाथ में रखती है और उसको बोलती है कि बालाजी ने मुझे सही समय पे रास्ता दिखाया है, अब मेरे परिवार की रक्षा भी वही करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर वापस ना आऊं तुम कहीं मत जाना और इस जगह से हिलना मत। नैना का कोई भरोसा नहीं है, अब नैना अपनी नैना इस वक्त नहीं है, ये कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश कर सकती है, और जब भी ऐसी कोई कोशिश करे तुम थोड़ी सी भभूति बालाजी का नाम लेके इस पर छिड़क देना। और इतना बोल के तारा वहां से चली जाती है। तारा सीधे अपनी एक कलीग के पास जाती है जिसका नाम रानी दीदी था। तारा जिस स्कूल में टीचर थी, रानी दीदी भी उसी स्कूल में टीचर थी। रानी दीदी अम्बे माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी संगत भी वैसी ही थी। तारा जब रानी दीदी के घर पहुंचती है तो रानी दीदी उसको बोलती है, तारा क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह तू यहाँ कैसे? तब वो रानी दीदी को सारी बात बताती है, शुरू से लेकर जहाँ से वो जमीन उन्होंने खरीदी थी और नैना के साथ जो हुआ वहां तक। रानी दीदी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं, लेकिन तारा की ये हालत देख के उन्हें भी तारा से बहुत सिंपैथी होती है और वो अपना स्कूल जाना कैंसिल करके तारा को लेकर एक बहुत ही सिद्धि प्राप्त तांत्रिक के पास जाती हैं जिनको वो बहुत पहले से जानती थी। और वो जो तांत्रिक थे वो अपनी क्रिया का प्रयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही किया करते थे। रानी दीदी तारा को लेकर तांत्रिक जी के पास पहुंचती हैं, पर तांत्रिक महाराज उन्हें अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर ही दिख जाते हैं। तारा और रानी दीदी के बोलने से पहले ही तांत्रिक महाराज बोलते हैं कि चलो। तारा तांत्रिक महाराज को बहुत ही अचंभित नजरों से देखती है, पर रानी दीदी उसका हाथ पकड़ के झटकती हैं और कहती हैं, अब देर मत कर, चल जल्दी। तारा, रानी दीदी
और तांत्रिक महाराज तीनों ही तारा के घर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही उन्हें सबसे पहले दर्शन मिलता है, जो बहुत ही डरा और घबराया हुआ वहीं उसी मंदिर की चौखट पर बैठा है और अंदर नैना जोर जोर से चिल्ला रही है। नैना तांत्रिक महाराज को देखती है और तांत्रिक महाराज को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, क्यों आया है तू यहाँ पर, चला जा यहाँ से, तू कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर तूने इन लोगों की मदद की तो हम तुझे भी बर्बाद कर देंगे, चला जा, अगर अपना जीवन चाहता है तो चला जा यहाँ से। और वो तांत्रिक महाराज को धमकाना शुरू कर देती है और ये सब बोलते बोलते वो बार बार एक ही चीज बोल रही थी कि हम इन तीनों को यहाँ से लेकर जाएंगे, बस 1 हफ्ते की बात है, इन तीनों को हम यहाँ से लेकर जाएंगे, तू हमें नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो तांत्रिक महाराज को अलग अलग आवाजों में गालियां देना शुरू कर देती है। तांत्रिक महाराज को पूरा एहसास था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वो अपनी पूरी तैयारी करके आए थे। जो इंसान पहले से ही जानता है कि उसके पास मदद के लिए कोई आने वाला है और वो उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाता है, तो उसको इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि वो किस जगह जा रहा है और किससे टक्कर ले रहा है। अब तांत्रिक महाराज अपनी क्रिया शुरू ही करते हैं, तब तक सुजीत के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आती है, मम्मी मम्मी बचाओ मुझे। तारा और रानी दीदी सुजीत के कमरे में जाती हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं तो सुजीत जोर जोर से हंस रहा होता है। अभी आवाज आ रही थी मम्मी मुझे बचाओ, लेकिन वो आवाज सुजीत की थी, पर सुजीत तो यहाँ बैठ के जोर जोर से हंस रहा है और अब उसकी भी आंखें वैसे ही चढ़ी हुई हैं। रानी दीदी पे भी अम्बे माँ की कृपा थी और तारा तो बजरंग बली की भक्त हो ही चुकी। दोनों पकड़ के घसीटते हुए सुजीत को भी मंदिर में लेकर आती हैं और उसे भी वहां चेयर के साथ बांध के बिठा देती हैं। अब तांत्रिक महाराज अपना पूजन शुरू करते हैं। पूजन शुरू करते ही सबसे पहले नैना फड़फड़ाना शुरू कर देती है, जैसे कि उसको कोई बहुत ही बुरी तरह पीट रहा हो और वो चिल्ला रही है। अभी वो गुस्से में है, सिर्फ गालियां निकाल रही है और उन तांत्रिक महाराज को जितना हो सकता है धमकियां दे रही है, गंदी गंदी गालियां दे रही है, मल्टीपल आवाजों में गालियां दे रही है, डिफरेंट आवाजों में गालियां दे रही है और बहुत डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। 5-10 मिनट के भीतर सुजीत भी यही सब कुछ करना शुरू कर देता है और वो भी यही बोलता है बार बार कि हम छोड़ेंगे नहीं तुझे, तू देखना हम तुझे भी बर्बाद कर देंगे, इनको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इनका शरीर छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, इनको हम साथ लेकर ही जाएंगे। तांत्रिक महाराज अपनी क्रिया पूरी तरीके से कर रहे होते हैं और रानी दीदी और तारा को पता होता है कि हमें बीच में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करना है, बस अगर कुछ करना है तो हमें यहाँ पर इस पूजा में जो भी सहयोग हम दे सकते हैं वो देंगे, नहीं तो शांति से पूजा में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो होना है होता रहे, लेकिन हम पूजा से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। थोड़ी ही देर बीतती है कि दर्शन पीछे से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो भी वही काम करना शुरू कर देता है, तांत्रिक महाराज को डराना, धमकाना, उनको गालियां देना। पर तांत्रिक महाराज अपनी पूजा, अपनी क्रिया बिल्कुल नहीं रोकते हैं। जो दर्शन अभी तक अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था, वो उसी हाथ से सामान उठा उठा के फेंक रहा है, खुद को मार रहा है, अपने आप को हर्ट कर रहा है, लेकिन कोई भी पूजा से हिलने को तैयार नहीं है। रानी दीदी, तारा और तांत्रिक महाराज तीनों पूजा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। 3-4 घंटे तक ये यज्ञ लगातार चलता रहता है और यज्ञ के पूरे होते ही ये तीनों वहीं गहरी नींद में सो जाते हैं। इस यज्ञ में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं भी की गई थी जिनको यहाँ से बताया नहीं जा सकता। जैसे ही ये तीनों सो जाते हैं, तांत्रिक महाराज तारा से कहते हैं कि आज के आज ही तू ये जगह छोड़ दे, नहीं तो तू अपने परिवार को कभी नहीं देख पाएगी। ये सुनकर तारा सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसके बाद तांत्रिक महाराज तारा को बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुझे तो ये जगह उसी दिन छोड़ देनी चाहिए थी जिस दिन तुझे इस जगह के बारे में पता चला था और तेरे पति और तेरे बेटे ने उस आदमी को मार के जो गलती की है उसका भुगतान तुम्हें इस जगह को छोड़ने के बाद भी करना पड़ेगा। तुम जानते हो वो आदमी कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? तब तांत्रिक महाराज तारा को बताते हैं कि वो आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है जो पिछले 8 सालों से यहाँ इस जगह पर बैठ के आत्माओं की सिद्धियां कर रहा था। ये जगह शमशान घाट हुआ करती थी, ये तो तुझे पता है, पर तुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक अपनी सिद्धियां करने के लिए आते थे और ये आदमी यहाँ 8 सालों से लगातार सिद्धि कर रहा था। और जब तुम लोगों ने ये जगह खरीदी
तो उसको यहाँ आने में बाधा होने लगी। पर उसने यहीं पे आत्माओं की पूरी फौज की सिद्धि प्राप्त की हुई है। जो तेरे परिवार ने उसका नुकसान किया, उसके बाद वो फौज उसने तेरे परिवार पर ही छोड़ दी। और सबसे ज्यादा खतरे में तो तेरी बेटी है, जिसके बाल खींचकर वो अपने साथ ले गया था, और तभी से वो उसके कब्जे में है और कठपुतली की तरह नाच रही है। वो बिना पैसे दिए ही इस पूरी जमीन का मालिक है, और वो तुम्हारे घर पर नहीं, तुम उसकी जगह पर आकर रह रहे हो। वो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं तुम्हें, वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। फिलहाल तुम यहाँ से निकलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है और तुम कैसे बचाव कर पाओगे। धीरे धीरे करके दर्शन, नैना और सुजीत तीनों को होश आता है। इन तीनों को कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ। दर्शन को केवल वहां तक याद है जब तांत्रिक बाबा घर पर आए थे और उसने उनको देखा था। नैना को कुछ याद नहीं, जब वो रात में सोई थी उसे सिर्फ तब तक का याद था, और सुजीत को भी वहीं तक याद था जब माँ ने उसके पैरों पे मालिश की थी और वो सो गया था। ये तीनों के तीनों बहुत अधमरी हालत में थे, मतलब जैसे इनकी पूरी की पूरी एनर्जी चली गई हो। लेकिन अब दर्शन का जो हाथ काम नहीं कर रहा था वो प्रॉपर हिलने लगा था, और सुजीत के पैर की जो लंगड़ाहट थी वो भी चली गई थी। पर इनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी, मतलब जैसे पूरे ड्रेन हो गए हो ये लोग। तारा ने दर्शन को सब कुछ बताया कि इस दौरान में क्या क्या हुआ और किस किस तरीके से उनके ऊपर क्या क्या हो रहा है। बताया कि वो आदमी एक तांत्रिक था जिसे उन लोगों ने मारा था, और वो यहाँ 8 साल से सिद्धियां प्राप्त कर रहा था। जैसे तैसे करके इमीडिएट बेसिस पे रानी दीदी और तांत्रिक महाराज की मदद से ये तीनों उसी समय उस घर को छोड़ के निकल गए, और जो इनका पुराना वाला घर था वहां जाके इन्होंने रहना शुरू कर दिया। फिर जो इनका घर था वहां पर तांत्रिक महाराज द्वारा 13 दिन तक लगातार यज्ञ किया गया, और इन लोगों को कुछ रेमेडीज बताई गई जिनका इनको नियमित रूप से पालन करना था। अल्कोहल और नॉनवेज पूरी तरीके से वर्जित था इनके घर में। इनको बहुत बुरे फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, जिनको पूरा करते करते 5 साल लगे इनको अपनी नॉर्मल लाइफ, जो ये पहले वाली लाइफ जी रहे थे, उस तक में वापस लौटने में। इन तीनों की ही हेल्थ काफी खराब हो चुकी थी। 5 साल तक मतलब ये अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आए हैं। हेल्थ भी इनकी बहुत धीरे धीरे करके रिकवर हुई है, और वो तांत्रिक महाराज महीने में 2 बार लगातार 2 साल तक इनके यहाँ यज्ञ कराते रहे थे, जो कि बहुत जरूरी था, अनिवार्य था। कुछ दिनों के बाद सवेरे के वक्त तारा, रानी दीदी और तांत्रिक महाराज वहां से जाके जो भी सामान था इनके घर का वो लेकर वापस आए। दर्शन, नैना और सुजीत उसके बाद उस घर में कभी नहीं गए। तारा को तो पता चल ही चुका था कि जो सुजीत का एडवोकेट दोस्त था उसी ने उसके साथ धोखेबाजी की है, लेकिन बाद में सुजीत को भी इस बात का पता चल गया कि उस जमीन की जो डीलिंग कराई थी उसमें उस एडवोकेट ने भी पैसा खाया था, और वो जानता था कि दर्शन एक बहुत सीधा साधा आदमी है, उसको उस जगह के बारे में मालूम नहीं होगा, तो उसने वो जमीन उसको चेप दी थी। उस वकील के लालच के कारण पूरा का पूरा खामियाजा जो भुगतना पड़ा वो दर्शन और उसके परिवार को भुगतना पड़ा। बहुत मुश्किलों के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा से जीना शुरू किया था। पैसे से ये लोग बहुत कमजोर थे, तो ये भी उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे। एटलीस्ट जो गया है कम से कम वो तो वापस आ सके। 14 सालों तक इन लोगों ने भरसक कोशिश की उस प्रॉपर्टी को बेचने की, पर वो जमीन कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि ग्राहक आए और उस जमीन को देखने गए, दर्शन उन्हें दिखाने जाता पर गेट के बाहर ही खड़ा रहता, कभी भी वो अंदर नहीं जाता था, और डील फाइनल भी हो जाती थी पर होते होते रह जाती थी, तो वो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं पा रही थी। दर्शन जब भी किसी ग्राहक को वो जगह दिखाने जाता था तो हमेशा उस पेड़ को जरूर देखता था जहां पर उसने उस तांत्रिक को क्रिया करते वक्त मारा था, और जब भी वो उस जमीन पे देखता था हमेशा ही और हर बार ही ऐसा हुआ कि उसको वहां पे किसी ना किसी तरीके का सामान दिखा जो बहुत फ्रेश था, जैसे कि रात में यहाँ पर आज भी क्रिया की गई हो। 14 साल बाद अचानक से एक दिन कोई इन्वेस्टर दर्शन को आगे से उस जमीन को खरीदने का प्रपोजल देता है। दर्शन को ये बात सुन के हजम नहीं होती कि ऐसा कैसे हो रहा है, जिस जमीन को मैं इतने वक्त से बेचना चाह रहा हूँ कोई खरीदने को तैयार नहीं है, और ये ग्राहक आया जो मुझसे कह रहा है कि डील अभी के अभी फाइनलाइज कर दो। जो जमीन दर्शन ने 3 लाख रुपए में खरीदी थी, 14 साल बाद उस जमीन के उस इन्वेस्टर ने दर्शन को 18 लाख रुपए दिए। कहते हैं ना, अगर ईश्वर को आपको दर्शन देने होते हैं तो ईश्वर आपको अपने दर पे बुला ही लेता है, और उसी तरह शैतान को अगर आपको अपने कब्जे में लेना होता है तो वो आपको किसी ना किसी तरह
अपने पास बुला ही लेता है। वो जमीन उस इन्वेस्टर ने ली, उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन जमीन खाली ही पड़ी रही। आज भी वो जमीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसी तरीके से वहां पर पेड़ हैं। वो जो घर था वो खंडर बन चुका है, अभी भी वो सलाखों वाला गेट वहीं पर है और उस गेट के अंदर आज भी वो बड़े बड़े वृक्ष मौजूद हैं, लेकिन उस जमीन पे कोई बसावट नहीं हुई, कोई फैक्ट्री नहीं लगी और कुछ भी नहीं हो पाया। हालांकि आसपास में लोगों की बसावट अब वहां हो चुकी है। जैसा कि लोग अब वहां पर रहने लगे हैं, कई लोगों ने वहां पर रात के वक्त रोशनी होती हुई देखी है, जैसे कि कोई आग जला के यज्ञ कर रहा हो या दिए जल रहे हो। वो साफ दिखाई देते हैं उस गेट के अंदर से, लेकिन कोई भी उस गेट के अंदर नहीं जाता। उस जगह के बहुत सारे और भी भूतिए किस्से मशहूर हैं, कुछ सच्चे हैं कुछ झूठे हैं, पर ये जो एक्सपीरियंस है जो दर्शन के साथ हुआ था, इस बात को मैं कह सकती हूँ कि ये एक बहुत सच्चा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी खुद की मासी के दूर के रिलेशन में ये फैमिली आती है और इन सब लोगों ने ये चीज भुगती है। तो मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप लोग सतर्क रहें। अगर कोई भी चीज आपको बहुत सस्ते में मिल रही है और आपको पता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्राइस डिजर्व करती है, तो मैं तो यही कहूंगी कि उस चीज को खरीदने से पहले, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई भी XYZ चीज हो, एक बार आप जरूर पता करें कि क्या रीजन है जो आपको वो चीज इतने सस्ते में बेची जा रही है। तो ये थी दर्शन और तारा और उनके परिवार की कहानी, जिनका बचाव रानी दीदी और तांत्रिक महाराज की वजह से हो पाया, नहीं तो शायद उनका पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता। कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।